गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए लेक्चर 9 के रूप में मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का परिभाषा, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, और फिर इसी पे आधारित आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का समूहन, ये सारा टॉपिक हम लोग आज के दिन देखने जा रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है विद्युत वाहक बल। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? विद्युत वाहक बल को अंग्रेजी में ईएमएफ लिखते हैं, और इसका अगर परिभाषा देखिएगा तो ठीक वही विद्युत विभव के तरह इसका परिभाषा भी सूत्र भी है। सॉरी, तो ई बराबर हम लोग लिखते हैं, अगर आप देखिएगा V बराबर क्या लिखते थे, W/Q। ई बराबर भी यहाँ पे W बटा क्या लिखाता है, Q लिखाता है। तो इसी से हम लोग इसका परिभाषा निकालेंगे, क्योंकि विद्युत वाहक बल सेल के द्वारा किया गया आपको कार्य है। किसी भी आवेश को किसी परिपथ में घुमाने में जो कार्य या ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, जब किसी एकांक परिपथ या एकांक आवेश को, ये आवेश जो है इसका मान लीजिए मान कितना हो, 1 हो, तो हम इसको लिखने का कोशिश करते हैं। परिभाषा लिखेंगे, जब किसी एकांक विद्युत आवेश को किसी परिपथ, कौन सा परिपथ, विद्युत परिपथ, जब किसी एकांक विद्युत आवेश को किसी परिपथ में स्थानांतरित करने में व्यय ऊर्जा, या जब किसी एकांक विद्युत आवेश को किसी परिपथ में सेल द्वारा लिख सकते हैं। सेल मतलब आप समझते होंगे, सेल द्वारा व्यय मतलब खर्च करना, व्यय ऊर्जा। तो देखिए इसमें ये जो कार्य है, W मतलब क्या होता है, कार्य, यही कार्य जूल में मापते हैं और इसी को हम लोग ऊर्जा भी बोल सकते हैं। तो जब किसी एकांक विद्युत आवेश यानी Q को किसी परिपथ में सेल द्वारा व्यय ऊर्जा मतलब W को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और सूत्र तो आपको पता ही है कि विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि विद्युत वाहक बल का परिभाषा क्या है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं जब किसी एकांक विद्युत आवेश को किसी परिपथ में सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को ही हम लोग विद्युत वाहक बल, किसी भी सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को किसी एकांक आवेश को किसी परिपथ में हम स्थानांतरित करते हैं, उसी में जो ऊर्जा खर्च होता है उसी को हम लोग विद्युत वाहक क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में लोग अंतर पूछते हैं, बोलते हैं कि दोनों का सूत्र तो एक ही है, E बराबर भी W/Q होता है, अब E बराबर भी W/Q है, तो अंतर क्या है दोनों में? तो देखिए बेसिक अंतर क्या है। पहला अंतर पहले समझ लीजिए, जब कोई सेल यानी बैटरी को हम ऐसे ही रख देते हैं, उसको हम किसी परिपथ से जोड़ते नहीं हैं, तब उसका जो वोल्टेज है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी सेल का वोल्टेज तो विद्युत वाहक बल बनते हैं। लेकिन जब परिपथ से धारा प्रवाहित होने लगे और कोई भी तार का दो सिरा का विभवांतर या दो सिरा का जो वोल्टेज है उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो क्या है, चलिए लिखते हैं पहला अंतर। कोई पूछे विद्युत वाहक बल क्या है, तो हम लिखेंगे जब किसी सेल को परिपथ से ना जोड़ा जाए तो उसका विभवांतर ही विद्युत
वाहक बल कहलाता है। यानी जब किसी सेल को परिपथ से न जोड़ा जाए, ऐसे ही सेल को छोड़ दिया जाए, तो उसका जो परिपथ से नहीं जोड़े तो उसका जो विभवांतर होता है, खुला सेल का वोल्टेज होता है, उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब कोई पूछे विभवांतर क्या होता है, तो लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ में किसी चालक अथवा तार, किसी भी विद्युत परिपथ में चालक अथवा तार के दोनों सिरों में विभव के अंतर को विभवांतर करते हैं। तो पहला अंतर आप इसको समझने का कोशिश करें। विद्युत वाहक बल क्या है, शॉर्ट में समझिएगा। कोई भी आप सेल खरीदे, बाजार गए, दुकान से आप 2.5 वोल्ट का 5 वोल्ट का बैटरी खरीद के लाए, तो वो जो 5 वोल्ट 1.5 वोल्ट का बैटरी लाए, तो वो बैटरी का जो वोल्टेज है वही कहलाता है विद्युत वाहक बल, ठीक है। लेकिन कोई पूछे विभवांतर क्या है, तो किसी भी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित हो रही हो और उसमें हम लोग दो सिरों में जो विभव का अंतर लेते हैं, वो विभवांतर कहलाता है। तो पहला अंतर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा अंतर बहुत ही है, विद्युत वाहक बल जो है, किसी भी परिपथ विद्युत परिपथ को अगर हटा दिया जाए, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई परिपथ है जिसमें करंट जा रहा है, हम क्या करें कि उस परिपथ को हटा दिए या उससे करंट का मान को शून्य कर दिए, तो विद्युत वाहक बल शून्य नहीं होगा, उसका मान रहेगा, लेकिन विभवांतर जो है ये तुरंत शून्य हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए, किसी भी विद्युत परिपथ से धारा के प्रवाह को बंद करने पर विद्युत वाहक बल शून्य नहीं होता। यानी किसी भी विद्युत परिपथ में अगर धारा के प्रवाह को बंद कर दें तो विद्युत वाहक बल शून्य नहीं होता है। जबकि इधर आप देखिएगा तो विभवांतर क्या हो जाता है, इधर लिख लीजिएगा, सब वही दिखाएगा, बस लिख लीजिएगा, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको लिखना है। अब इसमें जो विद्युत वाहक बल, तीसरा पॉइंट है, तो विद्युत वाहक बल जो है उसी के कारण किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होता है, लेकिन ये धारा प्रवाहित होने के कारण पैदा होता है। दोनों में अंतर समझिएगा। कोई पूछेगा विद्युत वाहक बल, पहले आप ये दो जो अंतर है इसको आप देख लें अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लें, देख लें इसको। डाउट अगर हो पॉज करके इसको लिखना चाहते हैं आप तो लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो समझ में तो आ ही गया होगा आपको ये। तो तीसरा अगर पॉइंट आप इसमें लिखना चाहें, अगर कोई पूछ दे कि थर्ड पॉइंट इसमें क्या होगा, तो थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे विद्युत वाहक बल के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होता है। यानी कि कोई बैटरी को जब जोड़ेंगे किसी परिपथ में तभी तो करंट पैदा होगा। तो हम लिखेंगे विद्युत वाहक
बल के फलस्वरूप धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत वाहक बल के फलस्वरूप धारा उत्पन्न होता है, लेकिन धारा के फलस्वरूप विभवांतर, यानी कि किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तभी विभवांतर उत्पन्न होगा। यह जो है विभवांतर में लिखेंगे विद्युत धारा के फलस्वरूप किसी परिपथ में विभवांतर उत्पन्न होता है। यानी कि अगर धारा रहेगा नहीं तो विभवांतर नहीं होगा, लेकिन ये जो धारा है वो किसके कारण पैदा होता है? विद्युत वाहक बल के। तो आप इस अंतर को देख लें, इसको अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो पूछें। साफ करने में क्लियर? तो ये था आपका विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर और उसका परिभाषा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो चलिए देखते हैं, हम देखिए हुए आंतरिक प्रतिरोध। हमको उम्मीद है कि विद्युत वाहक बल आप समझ गए होंगे। विद्युत वाहक बल और विभव दोनों का या विभवांतर दोनों का सूत्र एक ही है। अगर आप पीछे जाके देखिएगा स्टार्टिंग में, तो विद्युत विभव जहाँ पढ़े थे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा V बराबर सूत्र W/Q ही नजर आएगा। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका भी सूत्र यही है, इसका भी सूत्र यही है, तो अंतर दोनों में क्या है? तो कुछ एक जो खास अंतर है वो हम आपको बता दिए। ठीक है, कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। सिंपल जानिए कि बैटरी का वोल्टेज को विद्युत वाहक बल कहते हैं, कोई भी सेल जो है उसका वोल्टेज को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी के कारण धारा उत्पन्न होता है। लेकिन जो धारा उत्पन्न होता है उसके कारण कौन उत्पन्न होता है, कौन पैदा होता है? विभवांतर। और अगर आप चौथा पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल का मान हमेशा बड़ा होता है। किससे? विभवांतर से। विभवांतर का मान हमेशा कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध के कारण कुछ न कुछ मान या ऊर्जा का क्षय हो जाता है। तो अगर फोर्थ पॉइंट आप अंतर का लिखना चाहते हैं इसमें, मान लीजिए कि आप कहें सर हमको एक और पॉइंट आप बता दीजिए, तो विद्युत वाहक बल हमेशा बड़ा होता है। विद्युत वाहक बल हमेशा बड़ा होता है। किससे? विभवांतर से। और विभवांतर जो है बाबू चौथा पॉइंट में आप लिख सकते हैं, विभवांतर जो है वो हमेशा छोटा होता है। किससे? विद्युत वाहक बल से। कोई अगर पूछेगा इसका कारण तो आप बता सकते हैं कि विभवांतर में प्रतिरोध रहता है जिसमें ऊर्जा का क्षय होता है, जिसके कारण की मान कम हो जाता है। और जो विद्युत वाहक बल है ये लाक्षणिक गुण होता है सेल का। ठीक है, ये गुण जो है ये लाक्षणिक गुण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है वो है सेलों का समूहन। उसको पढ़ने से पहले हम आंतरिक प्रतिरोध पढ़ेंगे कि क्या होता है। देखिए जितने भी सेल होते हैं उसके अंदर भी एक प्रतिरोध होता है। जैसे बाहरी पथ में तो प्रतिरोध आप जानते हैं, बढ़िया आपसे सूचित करते हो। उसी तरह से सेल के अंदर भी एक छोटा आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, वो कैसे हम लोग दर्शाते हैं वो देख लीजिए। तो अगला हेडिंग है हमारा आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक
प्रतिरोध। तो देखिए अभी तक हम लोग जो है पढ़ रहे थे बड़ी आर उसको बाह्य प्रतिरोध पढ़ते हैं। जो भी आप प्रतिरोध अभी तक पढ़ रहे हैं बड़ी आर से वो बाह्य मतलब बाहरी प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई परिपथ है, इसमें ये बड़ी आर है, इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? बाह्य प्रतिरोध। और यहाँ कोई सेल लगा हुआ है, तो इस तरह से आपको बुक में बना हुआ मिलेगा। ये तो P हो गया। ये देखिए एक छोटी R आपको यहाँ पे नजर आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध ये विद्युत वाहक बल में लगा होता है, ठीक है, और धारा इस तरह से आपका प्रवाहित हो सकती है। इसी परिपथ को बहुत सारा बुक जो है वो इस तरह से भी लिखता है। तो मान लीजिए इसको इस तरह से भी आपको बहुत सारा किताब में लिखा हुआ या बनाया हुआ दिखाई देगा। क्या करता है कि इसी के अंदर में दर्शा देता है, ई के अंदर में ही छोटी आर को दर्शा देता है और यहाँ से करंट आए। तो ये आंतरिक प्रतिरोध है, यानी विद्युत वाहक बल किसी सेल के अंदर का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर ओम का नियम से हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए तो हम लिखेंगे ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार यानी ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हम लोग लिखते हैं V बराबर आई आर। आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखा जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। और आपको हम बता दें आगे बढ़ने से पहले कि अभी जितना भी सिद्ध हम लोग करने जा रहे हैं सब इसी सूत्र पे होगा। इसको आप एकदम याद कर लें, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओम के नियम के अनुसार आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, ये आप जानते हैं। या शॉर्ट में अगर देखा जाए पुराना वाला सूत्र के हिसाब से तो V बराबर आई आर याद होगा, ठीक है। तो आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? V बटा आर लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसी V के जगह पे अब विद्युत वाहक बल यानी V के जगह पे अब हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? E इस्तेमाल करने वाले हैं। जहाँ पहले V था अब हम लोग वहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे बाबू? E। ताकि हम अभी शुरू में ही आपको पढ़ाए कि आपको V बराबर W/Q होता है और E बराबर W/Q, दोनों का सूत्र एक ही है। तो V की जगह पे आप E रख सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इसका अगर हम चित्र देखें तो इसमें I बराबर कुल विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इसमें कितना दिया हुआ है बाबू? E। हम लिख देंगे E और बटा कुल प्रतिरोध। तो दो प्रतिरोध है, एक बाह्य प्रतिरोध, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग संयोजन करने वाले हैं सेलों का समूहन। और दो प्रतिरोध है, एक बाह्य और एक आंतरिक। यही हो गया आपका सूत्र, यानी ओम के नियमानुसार इस परिपथ का I बराबर हो गया E बटे R प्लस R। यहाँ बड़ी R कौन सा प्रतिरोध हुआ? ये हो गया बाह्य और ये हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये तो बहुत सिंपल टॉपिक था आंतरिक प्रतिरोध। कोई पूछे आंतरिक प्रतिरोध क्या है तो बोलिएगा किसी भी सेल में या किसी भी विद्युत वाहक बल में जो प्रतिरोध मौजूद होता है, उपस्थित होता है, उसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और जो परिपथ में बाहर तार में उपस्थित होता है उसको बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेलों का समूहन, जो कि एग्जाम में पूछता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सेलों का समूह। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेलों का समूह। तो विद्युत धारा जो चैप्टर है हमारा वो लगभग खत्म होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग बाइंड अप कर देंगे। उसके बाद हम लोग का अगला जो अध्याय होगा वो चुंबकत्व होगा या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग, चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया। तो सेलों का समूहन जो है ये 3 तरह से होता है। इसको पहले आप समझ लें। पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन। पहला को क्या बोलते हैं बाबू? श्रेणी क्रम समूहन। दूसरा को बोलते हैं समांतर क्रम समूहन। देखिए अगर लिखने में दिक्कत होता होगा तो फुल स्क्रीन करके आप लिखिएगा तो सब आपको नजर आएगा साफ साफ। छोटा करके देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन फुल स्क्रीन कीजिएगा तो बड़ा दिखाएगा आपको। ठीक है, समांतर स्क्रीन। तो समांतर क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। अब इसके अलावा एक नया इसमें आ जाता है मिश्रित सेलों का मिश्रित समूह या मिश्रित क्रम समूह। तो ये क्या है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कैसे इसका सिद्ध होता है एक एक करके। तो सेलों का समूहन 3 प्रकार का, श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन और मिश्रित समूहन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं श्रेणी क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सेल ले लेंगे बहुत सारा, सबके अंदर में आंतरिक प्रतिरोध उपस्थित होगा इस तरह से। मान लीजिए n सेल है, गिनती तो हम लोग नहीं कर सकते, तो n सेल है, सब एक ही तरह का सेल है, तो विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R, छोटी r। ठीक है, E R। और जाहिर सी बात है कि एक बाह्य प्रतिरोध भी होगा, बाह्य प्रतिरोध बड़ी R। ठीक है, और जो सेल है मान लीजिए n सेल, सेलों की संख्या n। हम लोग सबसे पहला श्रेणी क्रम समूह का सिद्ध देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले चित्र में जो दिखाई दे रहा है वो आपको लिख लेना है। ठीक है, तो मान लिया कि n सेलों को, जिसका कि विद्युत वाहक बल E है और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध छोटी r है, को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा गया है कि बाह्य प्रतिरोध R एक तरफ से धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल से। तो ये आपको जो दिख रहा है उसको आपको लिख लेना है। तो हम उस चीज को लिख देते हैं क्योंकि लिखना जरूरी है। तो हम लिखेंगे मान लिया कि E विद्युत वाहक बल के n सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें से प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध छोटी r है तथा बाह्य यानी बाह्य प्रतिरोध बड़ी r है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम आपको बोले थे कि इसमें आपको ओम का नियम लगाना है। तो सबसे पहले देखिए कितना सेल है, n सेल है और
सबका विद्युत वाहक बल जो है वो E है। तो मान लीजिए E कहने का मतलब 2 वोल्ट और N सेल है टोटल, तो कुल विद्युत वाहक बल Ne हो जाएगा। ऐसे ऐसे समझे कि 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 10 सेल है, तो बोले कुल कितना हो गया, तो आप 10 × 2 करते कि नहीं, 10 दूनी क्या करते 20, ऐसे ही करते। तो हम लोग लिखेंगे इसमें कुल विद्युत वाहक बल, श्रेणी क्रम में कुल विद्युत वाहक बल बराबर Ne हो जाएगा। क्यों? क्योंकि N सेल है, प्रत्येक का विभवांतर विद्युत वाहक बल E है, तो N सेल का क्या हो जाएगा Ne। ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग कुल प्रतिरोध का बात करें तो बाह्य प्रतिरोध तो R हो गया और प्लस बाहरी प्रतिरोध, देखिए कितना बार में ये छोटी R, ये भी N टाइम्स है क्योंकि N सेल है। तो N सेल मान लीजिए कि ये 0.1 है, तो 0.1 कितने बार है, मान लीजिए 10 बार है, तो 10 × 0.1 तो R प्लस, तो ओम के नियमानुसार तो पूछता है परिपथ में प्रवाहित धारा, तो हम लिख देंगे ओम के नियमानुसार क्या लिखा जाएगा, I बराबर क्या लिखेंगे, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल हो गया ऊपर में Ne अपॉन नीचे में हो गया R प्लस NR। यही इतना आपको लिखना है श्रेणी क्रम। तो देख लीजिए श्रेणी क्रम में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लीजिए। देखिए इसको इसके बाद हम लोग देखते हैं समांतर क्रम समूहन, वो भी बहुत आसान है। तो समांतर क्रम समूहन और मिश्रित समूहन, और एक है आपका टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं महत्तम शक्ति प्रमेय। ये 3 टॉपिक हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और वो लास्ट लेक्चर होगा विद्युत धारा। ठीक है, तो देखिए कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।